हेलो एवरीवन, आज हमारे डेल्टा बैच का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ठीक है, कि हमारे 12th की जो सिलेबस है, हमारे 12th की जो मैथ की सिलेबस है, उसमें से सबसे इजी अगर कोई चैप्टर माना जाता है तो वो कौन सा है? मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला करके। ठीक है, हमारा एक चैप्टर और आता है डिटर्मिनेंट। जब हम सिलेबस डिस्कस किए होंगे, ठीक है, जब हम सिलेबस डिस्कस किए होंगे तो आपको हम दो चैप्टर बताए होंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इस दोनों चैप्टर को मिला करके, ठीक है, जो 12th में एग्जाम में जो सवाल बनते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो 13 से 15 मार्क्स तक, 13 से 15 मार्क्स तक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से हमारा जो ये चैप्टर है वो काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जैसे कि जेईई, ठीक है, जेई जो मेंस होते हैं, एडवांस होते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं, तो इसमें भी मैट्रिक्स चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी आपका ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर को हम इस लेक्चर में और आगे भी जो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, आपके जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके भी सारे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको अच्छे से कवर करेंगे, प्लस क्वेश्चंस जितने हैं, ठीक है, जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं उसको भी हम करेंगे और आप लोग भी इसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जो डाउट्स होंगे वो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो बेसिक सी चीज़ है उसको हम डिस्कस कर लेंगे ताकि इस टॉपिक को पढ़ते टाइम जो है हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। ठीक है, तो हम थोड़ा सा क्या जानेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज जो है हमारे मैट्रिक्स चैप्टर में होगा। ठीक है, और उस टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसको पहले बता देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है वो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इन दोनों के संयोग से बनती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट लेंगे। ठीक है, पहला जो इधर आएगा वो क्या आएगा? रियल नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम? वास्तविक संख्या। और सेकंड जो आती है वो क्या आती है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। इस दोनों नंबर के संयोग से क्या बनता है? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है, अब हम जानेंगे यहाँ पर कि ये जो रियल नंबर है, ठीक है, ये क्या होती है। तो अगर कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। कोई भी अगर परिमेय संख्या हो या
अपरिमेय संख्या हो। ये दोनों ही नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको हम इंग्लिश में, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये दोनों जो होता है वो क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, ठीक है, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो जितने भी आप भिन्न में संख्या देखते हैं, ठीक है, भिन्न में जितने भी संख्या देखते हैं वो क्या है? परिमेय संख्या है। जितने भी आप पूर्णांक देखते हैं, ठीक है, जितने भी आप पूर्णांक देखते हैं वो सारे क्या हैं? परिमेय संख्या है। भिन्न में हम क्या देखते हैं? जैसे कि आप देखेंगे 4/5, 6/7, 10/12, ठीक है, 1000/1001, ठीक है, ये सारे क्या हैं? भिन्न हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि जैसे कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखी है, ठीक है, p/q मतलब p मतलब हम कुछ भी मान लेंगे, जैसे 1 मान लेते हैं और q की जगह पर हम 2 लिख देते हैं, तो ये क्या हो गई? एक भिन्न हो गई 1/2। अगर इस फॉर्म में कोई भी संख्या रहती है तो यहाँ पर q जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q जो है वो 0 नहीं रहना चाहिए। मतलब जैसे कि यहाँ पर 1/, अगर हम नीचे में 2 के जगह अगर 0 लिख दे तो ये क्या है? इसको जो है यहाँ पर नीचे में 0 अगर रहेगा तो ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूर्णांक है, ठीक है, तो पूर्णांक में क्या हो जाएगी? इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो 4/0, तो ये क्या परिमेय संख्या होगी? तो इसको भी हम बोलेंगे नहीं, क्यू में जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि 10/0, तो ये परिमेय संख्या होगी? तो नहीं होगी। ठीक है, नीचे जो है 0 नहीं आनी चाहिए। बाकी जितने भी भिन्न होंगे वो सारे क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगे। और जो पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक में जितने भी आपके पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, जैसे कि 7, 8, 10, 12, 18, 19, ठीक है, 1000, 2002, जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे क्या आते हैं? पूर्णांक में आते हैं। ठीक है, 0 हो गया, ये भी क्या है? पूर्णांक है। और जितने भी निगेटिव वर्ड आएंगे, ठीक है, सॉरी, निगेटिव संख्या आएंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो आई होप कि आप लोग पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा समझ लिए होंगे। और जितने भी दशमलव की संख्याएं होती है, ठीक है, जितने भी दशमलव की संख्या होगी, डेसिमल, वो सारे भी क्या आएंगे? किस में आएंगे? वो सारे वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम जान लिए कि इसमें से कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे इमेजिनरी नंबर के बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में, कि ये क्या होती है। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को जो है बेसिकली क्या हम करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई से इसको सूचित किया जाता है। यहाँ पर जो आई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, IOTA, इसको हम क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे। ठीक है, ये आयोटा जो होता है, ठीक, जैसे कि इस आयोटा के साथ, ठीक है, इस आई के साथ कोई भी नंबर अगर लग जाए तो वो सारे जो होते हैं काल्पनिक संख्या होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में अगर लें तो जैसे कि 5i, 6i, ठीक है, 9i, 11i, ये सारे क्या है? इमेजिनरी नंबर हैं। और इस i की वैल्यू कितनी होती है? अगर कोई पूछे i बराबर कितना होता है, तो √(-1) होता है। ठीक है,
आई बराबर क्या होगा, रूट अंडर -1 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 5i में आई के जगह रूट अंडर -1 दे दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर -5 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है। जैसे कि 6i है तो ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। और इसको अगर हम तोड़ करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू आई के जगह पर कितना है, रूट अंडर -1, तो रूट अंडर -1 है इज इक्वल्स टू कितना हो गया, रूट अंडर -6। और ये जो होती है ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। तो आई के साथ आप जितने भी नंबर देखेंगे, ठीक है, वो सारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, और इस रूट के अंदर में जो माइनस लगा होता है, ठीक है, रूट के अंदर में अगर माइनस आप देखेंगे तो ये भी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, तो इस वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोग से क्या हमारा बनता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, सम्मिश्र संख्या बनता है। अगर मान ले कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड मान ले, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या माने, जेड माने, तो जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आई। ऐसा हम क्यों लिखे हैं, यहाँ पर ए जो है वो क्या है, रियल नंबर है। ए क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ए रियल नंबर है। और यहाँ पर बी आई क्या है, ये बी आई किस फॉर्म में है, देखो यहाँ पर हम दिखाए थे 5i 6i 9i 11i। ठीक है, आगे कुछ भी अगर आई के साथ आता है तो क्या आ जाएगा, काल्पनिक संख्या होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और ये जो है क्या है, काल्पनिक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या हो गई और ये काल्पनिक संख्या हो गई। अगर इसके साथ दोनों का जो संयोग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स रहे या मैट्रिसेस रहे, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परिभाषा। पहले हम परिभाषा देखेंगे इसका, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा। यह संख्याओं, यह मतलब आव्यूह, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, यह संख्याओं या अन्य गणितीय, अन्य गणितीय तत्वों का एक आयताकार संयोजन है। एक आयताकार संयोजन है। ठीक है, जो पंक्तियों इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, रोज। ठीक है,
और स्तंभों कॉलम्स में व्यवस्थित होता है। क्या लिखे हम? यह संख्याओं या अन्य गणितीय तत्वों का एक आयताकार संयोजन है जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है। इंग्लिश में भी इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। इट इज ए rectangular arrangement of numbers or other mathematical elements, organized in rows and columns, organized in rows and columns, organized in rows and columns, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। कहता है यह संख्याओं, अभी हम संख्या के बारे में आपको बताए हैं, ठीक है। अगर संख्या के बारे में देखें तो अभी हम आपको बताएं ऊपर, ठीक है। ये तो जो भी संख्या है, ठीक है, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो या अन्य गणितीय तत्वों, जैसे कि मान लेते हैं कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अन्य गणितीय तत्वों में क्या हो जाएगा? ये कुछ भी हो जाएगा, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ठीक है, कुछ भी अगर है, ठीक है, तो उन तत्वों का क्या है? एक आयताकार संयोजन है, ठीक है। आयताकार हम क्यों बोले हैं? यहाँ पर देखते हैं आयत, हम पहले देखते हैं कि आयत किसको बोलते हैं और वर्ग किसको बोलते हैं, ठीक है। आयत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कैसा होता है? इस तरह से होता है, ठीक है। इसका कोण जो होता है वो सारा कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और अगर हम वर्ग की बात करें तो इसकी सारी जो भुजा होगी, ठीक है, वो क्या होती है? समान होती है। इसकी चारों भुजा समान होगी, ठीक है। और सारा कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अगर हम इस दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो एक डिफरेंस यही आता है कि इसका जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसकी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें हम एक बात कह सकते हैं कि जो सभी आयत होती है, ठीक है, आयत जो होती है वो एक विशेष स्थिति में वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। आयत एक विशेष स्थिति में, एक विशेष स्थिति में वर्ग भी हो सकता है,
ठीक है। तो ये विशेष स्थिति कब होगी? ये विशेष स्थिति वही है कि जब इसकी चारों भुजा जो होती है आयत की, अगर चारों भुजा बराबर है, ठीक है, चारों भुजा बराबर है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो वास्तव में वर्ग जो है वो क्या है? एक प्रकार का आयत ही है, ठीक है। अगर हम वर्ग की बात करें तो ये एक प्रकार का आयत ही है, लेकिन ये आयत कैसे है? तो इस एक विशेष स्थिति होती है जब इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्ग बोल देते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि सभी आयत जो है वो वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है, वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग जो है वो क्या है? आयत है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर कभी हम बोलें कि ये मैट्रिक्स जो है आयताकार संयोजन है, तो इसके जगह पर कभी आपको वर्ग दिख जाए, ठीक है, वर्ग की तरह दिख जाए, तो आप इस चीज से इनकार नहीं करेंगे कि ये मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये आयताकार है, मतलब कभी एक विशेष स्थिति में ये वर्ग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है? संख्याओं या अन्य गणितीय तत्वों का एक आयताकार या वर्गाकार एक क्या है? संयोजन है, जो पंक्ति और स्तंभों में होती है। अब हम जानते हैं कि ये पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि 2, 3, 4, ठीक है, 6, 7, 8, 10, 5, 3, ठीक है, ये क्या है? कुछ हम नंबर लिख दिए हैं, इसको एक कोष्ठक में हम घेर देते हैं। क्यों घेर दिए ये भी बताएंगे, ठीक है। या इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 5, 3, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस दोनों कोष्ठक का प्रयोग होता है, हम क्यों किए थोड़ी देर के बाद बताएंगे। पहले हम जानते हैं कि रो क्या है और कॉलम क्या है, ठीक है। तो इसमें जो ये हॉरिजेंटल अगर हम देखें, ठीक है, ये हॉरिजेंटल जो लाइन खींचे हैं, ठीक है, इस हॉरिजेंटल को इस तरह से, ये सारे रो हैं, ये क्या है? रो है, ये भी रो है और ये भी रो है, ठीक है। और अगर इस तरह से हम वर्टिकल लाइन खींचे, ठीक है, इस तरह से, तो ये क्या है? कॉलम है, ठीक है। ये और ये तीनों क्या है? कॉलम है। अगर इसमें भी हम देखें तो ये अगर हॉरिजेंटल की बात करें, ये इस लाइन की, तो ये क्या है? रो है। तो पहला रो है तो इसको हम R1 बोल सकते हैं, ठीक है। ये सेकेंड रो है तो इसको हम R2 बोल सकते हैं, और ये थर्ड रो है तो इसको हम क्या बोलेंगे? R3 बोल सकते हैं। उसी तरह से ऐसे कि ये कॉलम है, ठीक है, तो इसको हम C1 बोलेंगे, ठीक है, कॉलम 1, कॉलम 2 यानी कि C2, और कॉलम 3 यानी कि C3। तो ये होता है पंक्ति। इस तरह से अगर ये लाइन है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल लाइन अगर हम खींचते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है? ये आयताकार एक संयोजन है, ठीक है, या किसी नंबर का, जैसे यहाँ पर हम नंबर लिखे हैं, तो ये नंबर का और या अन्य गणितीय, तो जैसे कि इसमें हम x यहाँ पर भी लिख सकते थे, यहाँ y भी लिख सकते थे और यहाँ z भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ भी एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी अगर एलिमेंट रहेगा तो उसका जो पंक्ति और हम स्तंभ में दिखाते हैं, ठीक है, आयत के अंदर,
तो यही क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को जो है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स को जो अंग्रेजी वर्णमाला है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। बड़े अक्षर कैसे लिखते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट के, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह से जेड तक, इससे हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, मैट्रिक्स को हम इस अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं, ए बी सी डी जो कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इससे हम सूचित करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इसको बड़े कोष्ठक से, ठीक है, बड़े कोष्ठक से, कोष्ठक किसको बोलते हैं, ब्रैकेट्स को बोलते हैं। ठीक है, बड़े कोष्ठक से दिखाते हैं। ठीक है, वो कोष्ठक कैसा हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। ठीक, ये कोमा दिए हैं, इसको नहीं लेना, ये कोष्ठक है और ये कोष्ठक है। ठीक है, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स तैयार होता है, ठीक है, वो जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई ए नाम का मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या हम मान लिए, कैपिटल ए मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में हम ए मान लिए, बी भी मान सकते हैं, हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ए बराबर, ठीक है, अब हम इसको कैसे दिखाते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, या इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हम इसको। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़े थे परिभाषा में, अब हम समझने की कोशिश करते हैं, अब आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखे थे, यह संख्याओं या अन्य गणितीय तत्वों का एक आयताकार संयोजन है। तो यहाँ पर आपको एक आयताकार दिख रहा होगा ये। ठीक है, जैसे कि इस एलिमेंट को अगर हम देखें, इस एलिमेंट को अगर हम मिलाएं, ठीक है, तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि एक आयताकार संयोजन है। ठीक है, तो वही बोल रहा था कि एलिमेंट्स का, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी संख्याएं हो या कुछ गणितीय तत्व हो, ठीक है, उसका जो है आयताकार संयोजन है। यही बात हम ऊपर पढ़े थे डिफिनीशन में। आगे हम क्या देखते हैं, जो पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो है पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित है। पंक्ति इसमें से कौन हो गई, एक ये पंक्ति हो गई जिसको हम रो बोलते हैं इंग्लिश में, इसको R1 बोल सकते हैं। ठीक है, रो 1 मतलब पहला रो है तो इसको हम रो 1 बोल देते हैं। ठीक है,
और ये जो है हॉरिजेंटल में ये सेकेंड रो हो गई, ठीक है, इसको हम R2 बोल देते हैं। ये जो है, ठीक है, ये और ये इस अगर हॉरिजेंटल इस तरह से हम देखेंगे तो ये क्या हो गई, ये पंक्ति हो गई। लेकिन अगर हम वर्टिकल देखेंगे, ठीक है, अगर हम इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं और इस तरह से देखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कॉलम 1 बोलेंगे, इसको कॉलम 2 बोलेंगे और इसको कॉलम 3 बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कॉलम्स हो गई। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ, और इसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति, ठीक है। तो आई होप कि आपको पंक्ति और स्तंभ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये पूरा हमारा क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको भी समझने में अब हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बोले थे कि इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट्स जो हैं, ठीक है, इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो इसका जो रीज़न है कुछ खास नहीं है, बस इसको हम अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए इस कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। प्रयोग किया जाता है, इसका कोई और रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ अच्छा दिखे, मैट्रिक्स जो है वो अच्छा दिखे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि मैट्रिक्स का प्रयोग जो है कहाँ पर होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का यूज हम कहाँ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है राधा, ठीक है, और दूसरी जो लड़की है उसका नाम है रानी, ठीक है। ये दो लड़की है, राधा और रानी। ये एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम जो देती है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो कुछ हम सब्जेक्ट मान लेते हैं जैसे कि साइंस, ठीक है, मैथ, और यहाँ क्या मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, हिंदी, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि साइंस में राधा के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं, 80 हैं। मैथ में कितने हैं, 95 हैं। और हिंदी में कितने हैं, 70 है, ठीक है। और रानी के जो मार्क्स हैं, ठीक, वो साइंस में कितने हैं, 85 हैं। मैथ में कितने हैं, 100 हैं। और हिंदी में कितने हैं, 65 है, ठीक है। तो ये एक मार्क्स हो गया, ठीक है, जो राधा के हैं और रानी के हैं। अगर इसको हमको दिखाना है मैट्रिक्स में तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेंगे, इसका कुछ भी हम नाम रख देंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का नाम हम एक्स रख देते हैं, इसको कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, ये एक्स हो गया। इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस जितने भी यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 80, 95, 70, 85, 165, ठीक है। ये लिख दिए, ये हमारा एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। ये क्या बन के तैयार हो गया, मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम अच्छा दिखाने के लिए क्या किए हैं, इस तरह से लिख दिए हैं। तो यहाँ से एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे कि मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता है, ठीक है।
ये जो हम इस तरह से लिखते हैं ना इसको मैट्रिक्स में, इसको सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ दी गई है और इसको हम अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर इस तरह से लिख दिए हैं, ठीक है। इसका कोई भी मान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे कि मैट्रिक्स का कोई मान वैल्यू नहीं होता है। ये सिर्फ 100 पीस है, ठीक है, सिर्फ अच्छा लगने के लिए इसको अरेंजमेंट किया जाता है, इसको दिखाया जाता है, ठीक है। ये एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट है। एक व्यवस्था है, ठीक है, जिसको हम आयताकार रूप में दिखाते हैं, जिसको हम आयताकार या वर्गाकार रूप में हम दिखाते हैं, ठीक है। इसका कोई भी मान नहीं होता है। मान जो निकलता है, वैल्यू जो फाइंड होती है, ठीक है, जिसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, वो डिटर्मिनेंट की होती है। मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे इसको, डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे इसका मान निकलता है। फिलहाल अभी हम जान लेते हैं कि जो मान निकलता है वो किसका निकलता है, डिटर्मिनेंट का निकलता है। मैट्रिक्स का कोई भी मान नहीं निकलता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी का नाम हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी हम नाम मान लेते हैं कि कोई लड़का है जिसका नाम है कृष्ण, ठीक है, और एक का नाम है कन्हैया, ठीक है, कृष्ण कन्हैया। एक राधा रानी था और एक कृष्ण कन्हैया। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दोनों जो है बाजार जाते हैं। तो बाजार जाते हैं तो क्या खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, ठीक है, फ्रूट्स खरीदते हैं और सब्जी खरीदते हैं, ठीक है। तो ये कृष्ण जो है बाजार जाता है तो 5 केजी जो है 5 केजी जो है वो फ्रूट्स खरीदता है, ठीक है, और सब्जी कितना खरीदता है, 2 केजी, ठीक। और ये कन्हैया जो है ये जब जाता है तो ये 2 केजी फल खरीदता है और 7 केजी मान लेते हैं सब्जी खरीद लेता है, ठीक है, ये हो गया। तो इसको अगर हमको मैट्रिक्स में दिखाना होगा तो हम मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पर ये डिनोट कर दिए। अब इसको हम मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे, इस तरह से एक कोष्ठक बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से एक कोष्ठक बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। तो ये जो है एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। अगर इसके रो की बात करें तो कौन सा रो हो जाएगा, ये 5 और 2 जो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो में आ जाएंगे, रो 1 में आ जाएंगे। और ये जो 2 और 7 है, ठीक है, 2 और 7 ये किस रो में आ जाएंगे, सेकेंड रो में आ जाएंगे। अगर हम कॉलम की बात करें, ठीक है, तो ये 5 और 2, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और ये 2 और 7 क्या आ जाएंगे, सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पंक्ति हो गई और ये क्या हो गई, स्तंभ हो गई, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अब हम, ठीक है, अवयव की जो पंक्ति होती है, ठीक है,
आव्यूह की पंक्ति, रो, इसको किससे सूचित किया जाता है? इसको m से सूचित किया जाता है। ठीक है, m से सूचित किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे कि आव्यूह की स्तंभ को, ठीक है, स्तंभ को, स्तंभ मीन्स कॉलम, इसको किससे सूचित किया जाता है? n से, इसको n से सूचित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स A है और इसके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 4 5 6 7 2 3 0 8, ठीक है, तो ये जो रो है, ठीक है, इसको हम m1 लिख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रो है इसको हम क्या लिख सकते हैं? m2 लिख सकते हैं। और ये जो कॉलम है इसको किससे डिनोट किया जाता है? n से डिनोट किया जाता है। तो ये जो कॉलम है, ठीक है, 4 और 2, ये क्या हो गया? n1, ये क्या हो गया? n2, ये क्या हो गया? n3, और ये क्या हो गया? n4। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर पंक्ति है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? m से डिनोट करेंगे। अगर कॉलम है तो उसको किससे डिनोट करेंगे? उसको n से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम समझते हैं आव्यूह की कोटि। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा? आव्यूह की कोटि। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई आव्यूह है और उसका जो रो है, ठीक है, वो m है और इसकी जो कॉलम है, ठीक है, वो n है। ठीक है, तो इसका अगर ऑर्डर पूछेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा, अगर इसकी कोटि पूछेगा, ठीक है, अगर इसकी कोटि पूछेगा तो वो क्या हो जाएगी? m इंटू n हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका रो m है और कॉलम n है तो उसकी कोटि क्या हो जाएगी? m इंटू n हो जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो A B C और D है। ठीक है, इसके ये एलिमेंट है। इसमें हम देखेंगे कि कितना रो है, तो यहाँ से रो गिनेंगे तो ये फर्स्ट रो हो गया और ये सेकेंड रो हो गया। तो m बराबर कितना है? 2 है, यानी कि रो जो है वो कितना है? 2 है। अब इसका हम कॉलम गिनेंगे। कॉलम कौन सा हो गया? ये हो गया A और C। ठीक है, ये और ये। तो यहाँ पर कॉलम को हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना है? 1 और 2। तो यहाँ पर कॉलम भी जो है कितना है? 2 है। तो m बराबर भी 2 और n बराबर भी 2। तो यहाँ से अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, आव्यूह
ए की कोटि, तो क्या हो जाएगी यहां से, m इंटू एन होता है, m के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, इंटू n के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी 2 इंटू 2 हो जाएगी। आई बात समझ में। अब हम देखेंगे सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई आव्यूह जो है वो बी है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स बी है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी, ठीक, ई एफ जी एच, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब बोलेगा कि इस बी आव्यूह की कोटि क्या है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताइए आप। तो आप क्या करेंगे, पहले रो गिनेंगे, रो कितना है, 1 और ये 2, तो m बराबर कितना हो गया, 2। अब कॉलम गिनेंगे, एक ये कॉलम है, 1 2 3 4, तो यहाँ से n बराबर कितना हो गया, 4। तो जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 4, ठीक है, m इंटू n होता है, यानी कि 2 इंटू 4। तो इस बी आव्यूह की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 2 इंटू 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 2 इंटू 4 कोटि की आव्यूह है। ये बी आव्यूह जो है, बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 की कोटि की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मैट्रिक्स के कोटि समझने में, ऑर्डर समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में इसको क्या हम बोलेंगे, आव्यूह के अवयव, ठीक है, आव्यूह के अवयव, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है वो ए है, ठीक है, और ये ए मैट्रिक्स जो है, ठीक है, इसके अवयव की बात करें, ठीक है, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए आई जे से डिनोट करते हैं, ठीक है, ए आई जे से इसके अवयव को डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर ऑर्डर हम लिखते हैं m इंटू एन, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, मान लेते हैं कि ए नाम का कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके जो अंदर में एलिमेंट्स हम कुछ भी लिख देंगे, मान लेते हैं 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये कितने कोटि की आव्यूह है, इसकी इस जो ये जो आव्यूह है, ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर हम पहले रो गिनेंगे, रो कितना है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पर इंटू करके 3 लिखेंगे, ठीक है। कोटि को हमेशा यही कॉर्नर में लिखा जाता है, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जैसे कि ये हम ब्रैकेट बनाए हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट बनाए हैं, और यहाँ पर कॉर्नर में उसकी हम कोटि लिख देंगे, ठीक है। 2 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे गए हैं, जैसे कि 2 3 4 5 6 7, यही है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी को हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ए आई जे क्या है, ठीक, तो ये ए आई जे क्या है,
ए आई जे में ये आई जो है, ठीक है, ये आई जो है ये क्या है, ये है आइथ रो, ठीक है, आइवा रो, आइवा रो हम इसको बोलेंगे, या आइवा पंक्ति। और ये जे जो है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है जे, तो ये जे यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये जेथ कॉलम है, ठीक है, जेवा स्तंभ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पर जो अंदर में हम एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, तो पहला एलिमेंट्स को हम मानते हैं A11, ठीक है, A12, A13, ठीक है, डॉट 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 ये कहाँ तक जाएगा, A1N तक जाएगा, ठीक है। क्यों यहाँ पर 1 क्यों लिखे हैं, यहाँ पर N क्यों लिखे हैं, ये 1 जो है, ठीक है, यहाँ पर ये I का काम करता है, ठीक है, यहाँ पर AIJ है ना, यहाँ पर AIJ जो लिखे हैं, यहाँ पर I के जगह पर हम क्या लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं, और J के जगह पर भी 1 लिख दिए हैं। इसका मतलब है कि ये I1 पंक्ति का है, ठीक है, ये किस पंक्ति का है, I1 पंक्ति का है, और I की जगह पर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट पंक्ति का है। ये 1 1 1 यहाँ पर जो सारा 1 दिखाई दे रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि यह फर्स्ट पंक्ति का है, ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ये फर्स्ट पंक्ति को दिखा रहा है, ठीक है, ये आई के जगह पर लिखे, और ये सेकेंड जो है ये क्या है, जे है, और जे मतलब क्या होता है, जे मतलब होता है कि ये किस कॉलम का है, ठीक है, जेम्बा कॉलम, तो जे के जगह पर अगर 1 दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1वां कॉलम, ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11 का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट रो का है, ठीक है, ये एलिमेंट जो है, ठीक है, वो फर्स्ट रो का है और फर्स्ट कॉलम का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें A12, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये फर्स्ट रो का है, और यहाँ जे के जगह पर क्या है, 2 है, और जे क्या दिखाता है, स्तंभ को दिखाता है, कॉलम को दिखाता है, मतलब ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर हम इसकी बात करें A13 का, तो ये किसका एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लिखते हैं ए, अब यहाँ पर देखेंगे 2 लिखें कि 1 लिखें, तो यहाँ पर देखेंगे अब जो ये जाएगा ये सेकेंड पंक्ति लिखेंगे हम, ठीक है, सेकेंड पंक्ति मतलब सेकेंड रो, तो सेकेंड रो है, तो रो को हम कहाँ दिखाते हैं, आई के जगह पर, और आई कहाँ है, एस के बाद है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यह कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड पंक्ति का, और यहाँ पर कॉलम कौन सा है, तो ये कॉलम है, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकेंड कॉलम हो गया, ये वाला, और ये क्या है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम जो इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो ये पहला कॉलम है, तो यहाँ पर A21 डालेंगे,
अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्या लिखाएगा, पहले तो हम ए लिखेंगे। अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये सेकेंड पंक्ति का एलिमेंट है, ठीक है। तो सेकेंड पंक्ति का एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, कॉलम, ठीक है। आई के बाद क्या है, जे, और जे मतलब क्या होता है, कॉलम। तो अब हम यहाँ पर कॉलम लिखेंगे, तो ये पहला कॉलम है कि दूसरा कॉलम है, तो यहाँ से हम गिनेंगे यहाँ पर, ठीक है, पहला दूसरा। तो यहाँ पर कौन सा कॉलम हो गया, दूसरा। तो हम क्या लिखेंगे, A22। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे A23 डॉट 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 ए, ठीक है। सेकेंड रो चल रहा है और कॉलम कौन सा है, एंडवा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो A2N हो गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A31। ये 3 क्यों लिखे, क्योंकि अब ये थर्ड रो चलने लगा है, ठीक है, ये थर्ड रो है। थर्ड रो है, ठीक है। और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। हम कॉलम को इस कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकेंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, और डॉट डॉट करके ये जो है हमारा कहाँ तक चल जाएगा, एनवा कॉलम, ठीक है, एनवा कॉलम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, और रो कौन सा है, थर्ड है। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, A31। यहाँ पर जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, A32। इसका क्या मतलब हुआ, ये तीसरा रो का एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A33। इसका क्या मतलब है, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। और डॉट 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 करते हम कहाँ चल जाएंगे, A3N, ठीक है। ये तीसरा रो का एलिमेंट है और एनवा कॉलम है, ठीक है। अगर हम आगे देखें इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये डॉट 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 अगर हम यहाँ इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, AM1। एम क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये M तक गई, ठीक है, M रो तक गई। तो यहाँ पर रो कौन सा हो गया, M हो गया। और यहाँ कॉलम कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ही कॉलम है, ठीक है। कॉलम तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहला कॉलम लिखेंगे। तो ये एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, AM1। आगे हम बढ़ेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, इसको भी हम डॉट डॉट करेंगे। यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, AM2, यानी कि एम्बा रो, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, एम्बा रो, एम्बा पंक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और ये सेकेंड कॉलम का है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, AM2। आगे हम बढ़ेंगे AM3 और डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ आ जाएगा, AMN। ये M और N का क्या मतलब है, यहाँ पर ये M दिखाता है कि ये एम्बा पंक्ति का एलिमेंट है और एनवा कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये M और N यानी कि एम्बा पंक्ति और एनवा कॉलम का ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ जो है समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। इसको अच्छे से समझ गए हम कि ए यहाँ पर क्या है, आई जे क्या है, ठीक है। आई क्या है, आई वहाँ पंक्ति है, और जे क्या है, जेमा स्तंभ है, कॉलम है, ठीक है। तो यही क्या है, एलिमेंट है। अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये आगे में हम यहाँ पर इस कोष्ठक में क्या डालेंगे, एलिमेंट डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट लिखते हैं, मान लेते हैं 2 3 5 5
0 3 0 2 3। ठीक है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। इसकी कोटि क्या है, तो कोटि के लिए यहाँ पर क्या होता है, m इंटू एन। तो अब हम m गिनेंगे और n गिनेंगे। ठीक है, तो m कितना है यहाँ पर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि 1 2 3। तो m कितना है, 3 है। और n कितना है, कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो 3 इंटू 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको मिटा करके हम लिखेंगे, ये समझाने के लिए इसे लिखे थे। इसको हम वास्तव में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको 3 इंटू 3 लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि ये इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, ये 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह है, मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, कि इसका A13 जो एलिमेंट है वो कौन सा है। ठीक है, A13 वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 क्या दर्शा रहा है, पंक्ति को दिखा रहा है, मतलब रो को दिखा रहा है। और ये 3 क्या दिखा रहा है, कॉलम को दिखा रहा है, मतलब स्तंभ को दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। तो अब इसमें हम देखेंगे पहला रो, तो रो पहला कौन सा हो गया, ये हो गया, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये क्या है, रो 3 है। तो यहाँ पर पहला रो का पूछ रहा है, तो यानी कि ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ये तीनों ही एलिमेंट क्या है, प्रथम रो का है। ठीक है, पहला पंक्ति का है। अब कह रहा है यहाँ पर तीसरा कॉलम। अब हम कॉलम देखेंगे, ये कौन सा है, कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और ये कॉलम 3 है। अब तीसरा कॉलम कौन सा है, ये है, यानी कि ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो पहला रो तीसरा कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, 5। तो A13 बराबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ A22 बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो देखेंगे, सेकेंड रो पहला रो दूसरा रो, सेकेंड रो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। और सेकेंड कॉलम फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, मतलब ये जो है ये कौन सा हो गया, सेकेंड कॉलम। इसमें से कौन एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट। ठीक है, 0। ये कौन है, ये सेकेंड रो का एलिमेंट है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, A22 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया आपसे, ठीक है, कि बताओ A31, ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट होगा। तो आप क्या बताओगे, यहाँ रो कौन सा देखोगे, 3, यानी तीसरा रो। तीसरा रो कौन सा है, ये है। और कॉलम कौन सा है, पहला। तो तीसरा रो और पहला कॉलम, ये पहला कॉलम, कौन एलिमेंट आ रहा है, 0। यानी कि A31 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे A33 बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, तीसरा रो और तीसरा कॉलम आपसे पूछ रहा है। तो तीसरा रो कौन सा हो गया, ये तीसरा रो हो गया, और कॉलम तीसरा कौन हो गया, ये हो गया। तो तीसरा तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट है, 3। तो A33 बराबर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप इसको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे देते हैं। एक कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका एलिमेंट जो है 4 5 6
7 8 9 0 3। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसकी कोटि क्या होगी, पहला क्वेश्चन ये है। और सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसके एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, आप कौन कौन सा एलिमेंट लिखना है। A 2 3 बराबर क्या होगा। ठीक है, A11 बराबर कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, अगर हम लिखे A21 तो इसके जगह पर कौन सा एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, आगे हम दे देते हैं A14 A23 A23 यहाँ पर दे चुके हैं, इसको हम 4 कर देते हैं। A24 ठीक है, A22 ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। ए नाम का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 4 0 3 3 2 1 0 2 1 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, इसमें आपको कोटि निकालना है, ऑर्डर निकालना है इसका। ठीक है, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होगी वो बताना है। और सेकेंड जो है, आपको इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट्स निकालना है आपको। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A44 A42 A43। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आपको लिख के आने हैं, ये आपका होमवर्क है। आप इसको करेंगे आज, इसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।